बढ़ जाइए सुरेश। साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का विषय है कृषि यंत्रों की उपयोगिता। इस कार्यक्रम पर आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं श्री BS कोठारी जी। आप संभागीय कृषि यंत्री हैं भोपाल से, और सफल कृषक के रूप में हमारे साथ हैं नारायण दास पटेल जी। आप नंदलालपुरा छतरपुर मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। आप दोनों का ही स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा आप जानते हैं यह कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप इस कार्यक्रम में विषय संबंधी प्रश्नों को हमारे विशेषज्ञों से, जो आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, उन पर फोन करके पूछ सकते हैं और विषय संबंधी प्रश्न का अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जुड़ते हैं इस कार्यक्रम से। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जहां हम बात करते हैं सीमांत कृषकों की या उन कृषकों की जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको अगर कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है, चूँकि देखा जाए तो बहुत कई प्रकार के कृषि यंत्र हैं और हर कृषक की इतनी क्षमता नहीं है कि वह उनको खरीद सके, तो ऐसे कृषकों के लिए शासन की या विभाग की कोई ऐसी योजना है जिसके माध्यम से उन्हें वो यंत्र प्रदान किए जा सकें और वह अपनी खेती को भलीभांति कर सकें? इसके विषय में सर हमारे दर्शकों को कुछ आप बताएं। बिल्कुल राहुल जी, हमारे यहाँ कृषि अभियांत्रिकी से जो है ई कृषि यंत्र योजना है जी, जो DBT के माध्यम से जी, जो है आवेदन लिए जाते हैं किसानों के, हम लोग अनुदान देते हैं जी, सभी लघु सीमांत और बड़े किसान, महिला, सभी के लिए जो है जी, हमारा विभाग समय समय पे सीजनेबल हिसाब जी, से जी, जो है यंत्रों का टारगेट देते हैं। जी, और टारगेट हमारे यहाँ पोर्टल पे आता है, पेपर में भी आता है, जी, प्रचार प्रसार भी होता है उसका कि इस यंत्र का जब से इस डेट से जो है जी, यंत्रों के आवेदन होंगे। जी, हमारे यहाँ आवेदन लगभग जी, 10 दिन तक लगातार होते हैं। जी, समय रहता है कि फला डेट से इस डेट तक आवेदन होंगे। जी, कृषि यंत्र के लिए, अलग अलग यंत्र के लिए एक ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में लिया जाता है। जी, तो जैसे बड़ा का यंत्र है तो 5,000 तक का ड्राफ्ट किसान से लिया जाता है। जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से ड्राफ्ट बनाया जाता है। जी, उसके बाद हमारा किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जी, कहीं किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद हमारे यहाँ जो लास्ट डेट रहती है उसके दूसरे ही दिन डायरेक्टर लेवल से उसकी लॉटरी होती है। जी, और लॉटरी कंप्यूटराइज रहती है। जी, जैसे हमारे पास टारगेट 40 हमको थ्रेशर देना है, जी, किसान ने आवेदन किया 100 लोगों ने, जी, तो डायरेक्टर लेवल पर कंप्यूटराइज लॉटरी होती है, उसमें से हम 40 लोगों के नाम निकालते हैं। जी, बिल्कुल। उसमें 40 लोगों के नाम के बाद जैसे जितना टारगेट है उतने ही हम लोग वेटिंग लिस्ट में रखते हैं। जी हाँ, अगर बीच में से कोई कैंसिल होता है तो वो हम तो वरीयता जो है वरीयता के हिसाब से उसको आगे बढ़ाते हैं। जी सर। इसमें लॉटरी के बाद हमारा किसान के पास मैसेज पहुंच जाएगा SMS से कि आपका इस यंत्र के लिए चयन हो गया। चयन होने के बाद किसान 5 दिन के अंदर वो अपना डीलर का चयन कर सकता है जी, कि कहाँ से उसे प्राप्त करना है। नहीं, डीलर जैसे उसकी पसंद के डीलर के यहाँ से वो चयन करेगा। हमारे यहाँ कुछ रजिस्टर्ड डीलर हैं जी, मतलब पोर्टल पर हर जिले में, इवन छोटे ब्लॉक लेवल पे भी डीलर हैं जो रजिस्टर्ड हैं जी। उन डीलर को हमारे विभाग के द्वारा ID और पासवर्ड दिया गया जी। वहाँ किसान जो है अपना डीलर का चयन कर सकता है जी, यंत्र का मोल भाव कर सकता है जी। पोर्टल पे हमारे यहाँ यंत्रों के सभी के
जो है रेट लिखे हुए हैं उनसे ज़्यादा डीलर उनसे नहीं ले सकता है। इवन किसान मोल भाव करके कम करा सकते हैं। बहुत बढ़िया। 5 दिन के अंदर वह डीलर जो चयन करने के बाद डीलर हमारे डिपार्टमेंट को क्रय स्वीकृति के लिए वो आवेदन भेज देता है। जी, बहुत ही बढ़िया। जी सर। 3 दिन के अंदर हमारे अधिकारी उसको किसान को क्रय स्वीकृति दे देते हैं। जी सर। क्रय स्वीकृति देने के बाद 20 दिन के अंदर किसान वह सामान डीलर से ले सकता है। जी। डीलर से लेने के लिए उसको बैंक द्वारा मतलब स्टेटमेंट मतलब बैंक से जो है ट्रांसफर करना होगा पैसे का। जी सर। इसके बाद जो है सामान खरीदने के बाद डीलर उस सामान का यंत्र का फोटो एवं बिल और उनसे जो पैसा ऑनलाइन लिया है उसका कागज अपलोड करके और वो निर्माता के लिए भेज देते हैं। निर्माता के पास भेजने का मुख्य कारण ये है कि ये सामान जो दिया गया है यंत्र वह हमारे यहीं का है। डीलर वो निर्माता उसको वेरीफाई करने के बाद में फिर हमारे अधिकारी के पास आता है। अधिकारी फिर उसका वेरिफिकेशन करने जाते हैं। वेरिफिकेशन के बाद वहाँ पे वो जियो टैगिंग भी करते हैं और किसान का जो है भौतिक सत्यापन हो गया। सर हमारे साथ एक कॉलर है, विपिन जी हैं सागर से। विपिन जी अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। विपिन जी आपको आवाज आ रही हो तो आप अपना प्रश्न पूछें। शायद आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं तो अपने प्रश्न को हमसे पूछिएगा। तो कोठारी जैसा आप बता रहे थे कि जो योजनाएं चल रही हैं इसमें किस प्रकार से जो। हाँ जी विपिन जी पूछिए, अपना प्रश्न पूछें। जी सर आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है, पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल सर ये था कि कृषि यंत्रों की खरीदने के लिए विशेष तौर पर अगर किसान भाई पुराने कृषि यंत्र खरीदते हैं कहीं से तो उसमें क्या क्या सावधानियां और क्या क्या जांच परख के खरीदना चाहिए। और दूसरा सवाल सर ये था कि बहुत सारे किसान भाई कृषि यंत्र चलाने की ट्रेनिंग नहीं लेते हैं बल्कि एक दूसरे जो किसान जानते हैं उनसे ही सीख लेते हैं। तो क्या प्रॉपर ट्रेनिंग की भी आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न विपिन जी। सर इसके विषय में वाकई कई कृषकों के मन की ये बात होगी जो विपिन जी ने यहाँ आपके समक्ष रखी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। देखिए आप अगर यंत्र खरीदने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले सावधानी आपको ये रखनी है कि आपके पास ट्रैक्टर कितने HP का, कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। तो आप उससे मैचिंग का ही यंत्र खरीदें। अगर आपके पास ट्रैक्टर जो है कम HP का है, बड़ा यंत्र खरीद लाए तो आपको दिक्कत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप अपने ट्रैक्टर के हॉर्स पावर के हिसाब से और आपके ट्रैक्टर का के उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही आप यंत्र खरीदें। दूसरा मोल भाव करें। कंपनी का ये है कि देखिए मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं। तो आप उसमें जो किसान भाई पहले ले चुके हैं, उपयोग कर चुके हैं, उन पे मतलब विशेष बात करें, समझें उस चीज को और मोल भाव जरूर करें। और उन्होंने दूसरा प्रश्न कहा कि सर ट्रेनिंग से संबंधित कि किस प्रकार से उन यंत्रों को चलाना सीखें, कैसे उसका उपयोग करें, उसकी कोई ट्रेनिंग करें या फिर जो कर चुके हैं उनसे सीखें, इसके बारे में। देखो इसके लिए आप KVK में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर इंजीनियर से संबंधित जो है वैज्ञानिक रहते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में भी जिले में जा सकते हैं, जिले में सहायक कृषि यंत्री रहता है, सब इंजीनियर रहते हैं, तो उनसे भी आप जानकारी ले सकते हो कि किस तरह से सब क्या करना है, कैसे यंत्र को संचालित करना है, ये आप वहाँ पर जा करके बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, वाकई देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ कोठारी साहब ने हमारे साथ में साझा करी है। सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि वह किसान जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या सीमांत कृषक जिनके पास में कृषि संबंधी यंत्र नहीं है, क्योंकि इतने सारे यंत्र हैं और इतना उनका महंगे हैं, उनका रेट इतना अधिक है कि सबके लिए लेना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में शासन के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसमें आप जो पोर्टल पर दी जाती है, कई बार न्यूज़पेपर में निकाला जाता है, समाचार पत्रों के माध्यम से आप उस सूचना को एकत्रित कर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि लॉटरी के माध्यम से उसमें आपका नाम आएगा और आपको सूचित किया जाता है और वह यंत्र आपको प्राप्त हो सकता है। इतनी अच्छी योजना से आप आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे साथ सफल कृषक के रूप में जुड़े हुए हैं नारायण दास पटेल जी, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नारायण जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कब से आप कृषि कार्य कर रहे हैं और अपने कृषि कार्य के बारे में बताएं, क्या क्या खेती आप करते हैं उसके विषय में बताएं। सर मैं
आज 10 साल से खेती का काम कर रहा हूँ। और सर मैं ऑर्गेनिक खेती का काम कर रहा हूँ, ठीक है सर। तो मैं उसमें सब्जी की खेती कर रहा हूँ ड्रिप से। तो उसमें सब्जी की खेती के साथ साथ पशुपालन भी है सर जी। पशुपालन है और मैंने पेड़ पौधे भी लगाए हैं, जो फूड वाले पौधे हैं वो लगाए हैं, तो और अच्छा मुनाफा उससे हो रहा है जी। बहुत बढ़िया जी 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 जी। तो मतलब आप जैविक कृषि भी कर रहे हैं, उद्यानिकी भी कर रहे हैं और पशुपालन भी कर रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि नारायण जी जो हैं वो समग्र खेती को करते हैं, जिससे बहुत ही बढ़िया संतुलन स्थापित होता है, जिससे कृषक को नुकसान होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। आप एक युवा हैं, इस क्षेत्र में आपका आना हुआ, कृषि क्षेत्र से जुड़ना हुआ, तो उसके विषय में आप बताएं कि कैसे आपने इस क्षेत्र में स्वरोजगार को पहचाना और इस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिला। सर हमारे यहाँ एक नेचर बायो फूड कंपनी है जो काम कर रही है, उसका सर नंदलालपुरा में प्रशिक्षण केंद्र भी है। उन्होंने हमें प्रशिक्षित किया था ऑर्गेनिक खेती के लिए जी। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक खेती के लिए जी हमें गोबर की खाद की जरूरत होती है, क्योंकि मार्केट में यूरिया डीएपी दवाइयों के इतने रेट बढ़ रहे हैं कि उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ साथ लागत भी बढ़ रही है। और हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए कि उत्पादन बढ़े और लागत कम हो। बहुत बढ़िया है। तो इसके लिए उन लोगों ने हमें प्रशिक्षित करा, नेचर बायो फूड ने। इसके बाद हमने खेती की शुरुआत करी, जैविक खेती की शुरुआत करी। और उसकी जैविक खेती के लिए सर हमें पशुओं की जरूरत होती है, क्योंकि सर पशुओं की गोबर के खाद का हम इस्तेमाल करेंगे, यूरिया डीएपी बिल्कुल नहीं डालेंगे और पशुओं की खाद का इस्तेमाल करेंगे। और खेती में जो भी उनका नींदन है, खेती का नींदन है, और वो पशुओं को खिलाएंगे। तो कितना अच्छा एक बैलेंस है कि कहीं बाहर से हमें कोई चीज लेने नहीं जाना है और उनसे जो गोबर होता है उसका खाद बना। बहुत ही बढ़िया। वाकई इस तरीके से अगर खेती की जाए जहां पर आपके सामने सारे ही समाधान हैं तो समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं और आप बहुत अच्छे से खेती में अपना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। सर आपने जो बात की थी डीबीटी योजना के विषय में, इसके विषय में थोड़ा हम विस्तार से जानना चाहेंगे। डीबीटी योजना क्या है और कैसे हमारे कृषक भाई बहन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं। ये जो मैंने अभी जो चर्चा कर रहा था वही जैसे टारगेट निकलता है, उसके बाद में हमारे किसान भाइयों को जो है एक ड्राफ्ट बनवाना होता है धरोहर राशि के रूप में। अलग अलग यंत्र पे अलग अलग राशि है, वो ड्राफ्ट अपने बैंक से बनवाने के बाद में और अपना ये एमपी ऑनलाइन पे जा करके और वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। उसकी जो है वेबसाइट ये है dbtmpdage.org। और हमारे किसान भाई मोबाइल से भी जो है अपना आवेदन कर सकते हैं उसमें। बहुत बढ़िया सर। इसमें आवेदन करने के बाद में लॉटरी होगी और उनको वो यंत्र प्राप्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया। वाकई ये जो डीबीटी योजना है, जैसा कि सर ने आपको बताया कि किस प्रकार से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो इसकी एक निश्चित राशि है उसका एक डीडी बनाकर आपको जमा करना होता है और लॉटरी के माध्यम से वह यंत्र आपको प्राप्त होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम कार्यक्रम यहाँ जारी रहेगा। ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
साथियों, पुनः कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं कि जो सीमांत कृषक होते हैं या जो वह कृषक जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो कृषि यंत्र खरीदने में सक्षम नहीं हैं, कैसे उन्हें वह यंत्र मिल सकते हैं, उसी के बारे में आज यह सारा कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हुए हैं BS कोठारी जी। आप संभागीय कृषि यंत्री भोपाल से हैं। और सफल कृषक के रूप में हमारे साथ हैं नारायण दास पटेल जी। आप नंदलालपुरा छतरपुर से हैं। एक बार पुनः आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। सर, जहां हम बात करते हैं योजनाओं की, तो यहाँ पर एक योजना का और विषय आता है कि कस्टम हायरिंग योजना। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कैसे यह कार्य करती है और कृषक भाई बहन कैसे इस योजना से जुड़ सकते हैं, कैसे उन्हें लाभ प्राप्त होता है, इसके बारे में आप हमें बताएं। राहुल जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। एक निजी कस्टम हायरिंग योजना हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ही सफल योजना है। ये 2012-13 से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें हमारे यहाँ अभी तक लगभग 4300 निजी कस्टम हायरिंग केंद्र खोले जा चुके हैं। इसमें क्या है, हमारे जो युवा साथी हैं, जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं और गांव में रहते हैं या वो गांव में खेती करते हैं, उनको हमारा विभाग एक निजी कस्टम हायरिंग योजना में जो है 10 लाख तक का अनुदान देता है। इसकी उपयोगिता तो इसलिए है कि जैसे शासन के इतने जो है विभाग या शासन या जो है हर किसान तक उन्नति यंत्र लेके नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए ये योजना बनाई गई है। और इसमें हमारे युवा जो गांव में रहते हैं उनसे हर वर्ष आवेदन कराए जाते हैं। इसका एक टारगेट निकलता है मई या अप्रैल या मई में। जी सर। इसमें जो है 12th पास होना चाहिए जो युवा आवेदन कर रहे हैं, गांव का रहने वाला होना चाहिए। उनके नाम से जमीन नहीं है तो माताजी पिताजी के नाम से जमीन हो, या उस गांव का मूल निवासी हो, जमीन न हो तो वोटर कार्ड हो उस गांव का। ऐसे युवा को हम लोग जो है आवेदन कराते हैं। आवेदन इसमें अभी की बात करें तो इस वर्ष हमारे यहाँ 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर का टारगेट है पूरे मध्य प्रदेश में। बहुत अच्छा। हर जिले में 19 इसमें सामान्य के हैं 11, SC के 3 हैं, ST के 3 हैं। एक टारगेट जो है FPO के लिए अपने फार्मर प्रोड्यूसर उसके लिए। SRLM के लिए महिला समूह के लिए भी एक टारगेट रखा गया। तो इस प्रकार से इसमें टारगेट देने के बाद आवेदन आते हैं। आवेदन आने के बाद फिर से इसमें लॉटरी होती है और लॉटरी में जो हमारा टारगेट रहता है उसके हिसाब से हम लॉटरी करते हैं। बहुत बढ़िया सर। वाकई मतलब एक ऐसी योजना के विषय में आपने बताया, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि कई बार हमारे ग्रामीण युवा निराश हो जाते हैं, रोजगार उतना नहीं प्राप्त हो रहा होता है। ऐसी स्थिति में गाँव से पलायन कर जाते हैं, शहरों में नौकरियों के लिए भटक रहे होते हैं और कहीं ना कहीं असफलताएं उनको दरबदर सामना करना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में सर जिस योजना के विषय में बता रहे हैं, यह योजना किस प्रकार से आपको सफलता दिला सकती है, आप कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमारी स्क्रीन पर आपको वेबसाइट दिखाई जा रही है, उसे आप नोट कर सकते हैं। उस वेबसाइट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सारा जानकारी योजनाओं से संबंधित वहां से प्राप्त कर सकते हैं और जो नंबर आपको दिए गए हैं वहां पर आप कांटेक्ट करके और अपनी सारी जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी प्रश्न हैं, विषय संबंधी जो भी आपको जानकारी चाहिए, वहां से आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंदलाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जहां सर बात कर रहे थे युवाओं की, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आप भी एक युवा कृषक हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वह अपने ग्रामीण क्षेत्र से पलायन न करें और कैसे वहीं रहकर वो स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं और कृषि कार्य में सफल हो सकते हैं? जैसे मैं भी एक किसान हूँ और जो पढ़े लिखे युवा हैं और बेरोजगार हैं, उनके लिए मेरा एक संदेशा है कि वो जैविक खेती करें, पारंपरिक जैविक खेती करें और उसके साथ साथ पशुपालन भी करें। दूध का भी काम हो सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है इससे कर करके। क्योंकि देखो सर, मैंने आपको पहले ही बताया है कि
अगर आप पशुपालन के साथ साथ जी, अगर आप खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं जी, तो जी अच्छा एक आय का स्रोत बन सकता है। और उसके लिए विभिन्न योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, खेती के लिए भी हैं, पशुपालन के लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका लाभ जो है वो युवा प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं सर। अभी उद्यान की विभाग में योजना है ड्रिप सिंचाई की, ड्रिप्स की, तो उससे आप टमाटर भी कर सकते हैं, टमाटर की खेती और भी नहीं बिल्कुल योजनाएं के लिए तो मतलब हमारे साथ में जो सर हैं उनको एक एक योजना बिल्कुल मुंह जबानी याद है, जो हमारे कृषक भाई बहनों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। वाकई एक युवा कृषक किस प्रकार से वहीं रहते हुए आगे बढ़ सकता है, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर नंदलाल जी ने बताई कि कैसे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि आप अपने गाँव को त्यागें, आपको वहाँ से जाना पड़ जाए, आप वहाँ रहकर भी बहुत कार्य कर सकते हैं। सर आगे हम, जैसा भी आपने कस्टम हायरिंग के बारे में आप बता रहे थे, तो इसी में जी मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से और उन्हें आसानी हो कि कैसे वो इससे जुड़ सकें कृषक भाई बहन, और किस प्रकार से उन्हें यंत्र आसानी से मुहैया हो सकें, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और इसमें एक चीज़ और हम जोड़ना चाहेंगे, जो ड्रोन योजना है, जो ड्रोन तकनीक से आज के समय में जो सिंचाई चल रही है या जो छिड़काव किया जा रहा है, तो कैसे उनकी तकनीक की ट्रेनिंग दी जाती है और कैसे ड्रोन का लाइसेंस हमारे कृषकों को प्राप्त होता है और कैसे वो इसे प्राप्त कर सकते हैं, ये दोनों विषय हमारे जी मैं एक कस्टम हायरिंग के बारे में बता दूं और जरूर कुछ रह गया था जी बिल्कुल सर। देखिए कस्टम हायरिंग में हमारा किसान भाई 10 लाख से 25 लाख तक का प्रोजेक्ट ले सकता है। जी सर। इसमें जो है 6 यंत्र कंपलसरी रहते हैं जी सर, और बाकी के यंत्र इनकी चॉइस के आधार पर जी सर। जैसे ट्रैक्टर है जी, कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, थ्रेशर है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है जी, और रिवर्सिबल प्लाऊ है। ये यंत्र जो है किसान को निजी कस्टम हायरिंग में कंपलसरी रहते हैं, और ये जो है योजना बैंक से लोन लेने पर ही मिलता है। जी, किसान को आवेदन करना है, लॉटरी में चयन हो गया, उसके बाद उसको अपनी चॉइस से प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट को हमारे विभाग से जो है बैंक को भेजना है, बैंक को भेजते हैं, बैंक में उनको 20% मार्जिन मनी जमा करना होता है और 40% हमारे यहाँ से अनुदान मिलता है, 40% जो है उनको लोन रहता है। जी बिल्कुल। लेकिन इसमें जैसे ही अपन बैंक को भेजते हैं तो किसान मार्जिन मनी जमा करेगा, फिर 80% लोन लेगा, लोन लेने के बाद में वो चॉइस के यंत्र खरीदेंगे, यंत्र खरीदने के बाद में फिर हमारे डिपार्टमेंट को वो सूचित करेंगे मैं बिल के सर हमने ये ले लिया है, और फिर हमारे यहाँ जिले का अधिकारी और बैंक का ऑफिसर वहाँ पर वेरिफिकेशन करने जाते हैं। सारा यंत्र वहाँ मिलेगा, वेरिफिकेशन होगा, जियो टैगिंग होगा, उसके बाद में रिपोर्ट आने पर बैंक को हम अनुदान देते हैं। पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है, बैंक को ही अनुदान जाता है, किसान के खाते में अनुदान नहीं जाता। और इसमें जो है हमारे किसान भाइयों को बैंक का लोन कम से कम 4 वर्ष तक मतलब उसको कंप्लीट चुकाना नहीं है, मतलब किस्तें देना है, उसमें से कमाना है और किस्त देनी है, और 9 वर्ष तक इन यंत्रों को किसी को ट्रांसफर नहीं करना है। जी बिल्कुल। ये जो है इस तरह से शर्तें हैं। और इससे राहुल जी हम बताएंगे कि जो है हमारे डिपार्टमेंट ने जब से ये निजी कस्टम हायरिंग योजना आई है, कई किसानों ने जिनके पास यंत्र नहीं थे वो युवा इतने जागरूक हो गए हैं कि उनने पहले ट्रैक्टर और ये यंत्र लिए, और आज उन लोगों ने हार्वेस्टर तक खरीद लिया, और बल्कि डबल यंत्र करके उनको ऐसा उसमें वो लगा है, लाभ मिला है, तो उनने दूसरे यंत्र लेकर के भी और जो है आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। तो आप जो ड्रोन के विषय में और हम जानना चाहेंगे कि आपने ड्रोन तकनीक से कैसे हमारे कृषक जुड़ सकते हैं और किस प्रकार से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, लाइसेंस जिसके विषय में पहले आप बताएं, संक्षेप में इसका उत्तर हमें दें। जी सर। इसमें हमारे यहाँ खुशी की बात यह है कि मध्य प्रदेश में पहला ड्रोन स्कूल है जो अपने यहाँ भोपाल में है। जी सर। वो हमारे पास है यहाँ पर। तो क्या हो रहा था कि ड्रोन में खरीदने के लिए, उसको उड़ाने के लिए, चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता हो रही थी। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में लोगों को पास लाइसेंस नहीं था, उनको दूसरी जगह से लाइसेंस लेना था। शासन जो है इसमें ड्रोन के लिए आवेदन होता है। एक हमारी विभाग की जो है वेबसाइट है mpdag.org, उस पर इसका आवेदन होता है। इसमें शर्त ये है कि जो आवेदन कर रहे हैं वो 18 साल से अधिक हों
10वां पास हो, मध्य प्रदेश के निवासी हो और जो उन पर मूल निवासी प्रमाण पत्र जी सर, बहुत बढ़िया सर। असल में समय थोड़ा सा कम है, इस वजह से इसके विषय में मैं आगे दर्शकों से बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मन में आ रहे होंगे और बहुत सारी जानकारियाँ जो उथल पुथल मचा रही होंगी। उसके लिए आपके टीवी स्क्रीन पर जो वेबसाइट फ्लैश की जा रही है, लगातार बता रहे हैं हम कि आप उसे नोट कर लीजिए। उस पर जाकर आप, उस पोर्टल पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं सारी जानकारियां कि कौन कौन सी योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं और उनके क्या क्या नियम है, कैसे कैसे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंदलाल जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे संक्षेप में कि हमारे जो युवा कृषक अगर इस क्षेत्र में आए हैं तो लागत कम कैसे कर सकें वो अपनी खेती में, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि कहीं ना कहीं लागत की वजह से युवा कृषक या कृषक भाई बहन वो पीछे रह जाते हैं। तो कौन से उपाय वो अपनाएं जिससे लागत कम हो सके? सर, जैविक खेती एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम खेती की लागत को कम कर सकते हैं। देखो सर, पुराने ज़माने में आपने भी देखा होगा कि कोई यूरिया DAP नहीं जानता था, ठीक है, कोई नहीं डालता था, गोबर की खाद डालता था, वो खेती करता था, लेकिन उत्पादन कम होता था। देखो सर, इसमें 3-4 ऐसे बिंदु हैं जो मैं भी कर रहा हूँ। देखो सर, पहला है जैविक खेती, जैविक खेती अपना। दूसरा है उसके साथ साथ पशुपालन भी करें, हो सके तो फ्रूट प्लांट भी लगाएं जिनसे फल भी मिले, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक है उसका उनका उपयोग करें और समय समय पर प्रशिक्षण केवी के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा बहुत आवश्यक है वाकई, क्योंकि जब तक हम उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं होगा तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। तो यही सब चीजें हैं सर कि जी इस प्रकार से वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कोटा सर, आप संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे हमारे युवा कृषकों के लिए कि किस प्रकार से इस क्षेत्र में वो सफल हो सकते हैं? मैं तो किसानों से यही कहना चाहूँगा कि जो है यंत्रों से खेती करें, खेती में जो है लागत कम करें और जो है लाभ का धंधा बनेगा खेती। जी बिल्कुल। खेती में जितने आप यंत्र उपयोग करेंगे उतनी आपकी लागत कम होगी। जी, बहुत बढ़िया सर। और अभी धन्यवाद। जी लास्ट लाइन आप बोलना चाहें तो बोल दीजिए, क्योंकि समय की हमारे पास कुछ यंत्रों पर अभी आवेदन हो रहे हैं। किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा तो वो आवेदन करें। 29 तारीख तक आवेदन होंगे और 30 तारीख को उनकी लॉटरी। मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात आपने अंत में कह दी है कि अभी 29 तारीख तक आवेदन होंगे, तो आप इस पर आवेदन करिए और आप यंत्रों को प्राप्त कर सकते हैं। और आप अपनी कृषि में जहाँ यंत्रों की कमी की वजह से कई बार हमारा कृषक भाई पीछे रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर इन योजनाओं का आप लाभ उठाते हैं तो आपको पीछे नहीं रहना पड़ेगा। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी नारायण जी, आपने इतनी अच्छी बात हमारे युवाओं को बताई, उन्हें प्रोत्साहित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी हम ऐसे ही विषय संबंधी कार्यक्रम और भी जानकारियां लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।